हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर में हिंदी कथा साहित्य में कहानी दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी लेकर उपस्थित हुई है। इस कहानी में कमलेश्वर ने जैसे कि नई कहानी का जो आधार स्पष्ट किया है और उस समय में जो मूल्य में उठापटक हो रही थी, साथ ही साथ किस तरह से सामाजिक, राजनीतिक और आपकी मानवीय मूल्य बदलते हुए दिखाई दे रहे थे, उसका चित्रण उन्होंने अपनी इस कहानी के अंतर्गत करने का प्रयास किया है। दिल्ली में एक मौत का प्रतिपाद्य। बच्चों, प्रतिपाद्य का अर्थ है किसी बात को साबित करना या किसी बात पर विशेष बल देना। कहने का अर्थ है कि दिल्ली में एक मौत कहानी में कमलेश्वर ने किस तरह से मानवीय संवेदनाओं की हीनता का रूप स्पष्ट किया है कि इस चकाचौंध वाली जिंदगी में इंसान किस तरह से अपने मानवीय मूल्यों के प्रति एकनिष्ठ नहीं होता हुआ दिखाई देता। संवेदनाओं या संबंधों के प्रति जो निरंतर खटास उत्पन्न होती चली जा रही है, उसका करुण व मम स्पर्शीय चित्रण कमलेश्वर ने किया है। कहानीकार का परिचय। कहानीकार का परिचय, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी कहानी को पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से लेखक या लेखिका ने अपने समय अनुसार किस तरह की संवेदनाओं को, वेदनाओं को, कड़वाहट को, अलगाव को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। क्योंकि समय, परिवेश के आधार पे ही किसी कहानी का अंकन किया जा सकता है। तो सूक्ष्म रूप से कमलेश्वर का यहाँ पर मैं परिचय देने का प्रयास कर रही हूँ। कमलेश्वर का जन्म 1932 में उत्तर प्रदेश में हुआ। कमलेश्वर का जीवन आर्थिक अभावों में बीता। देखिए, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कहानीकारक के जीवन में किस तरह से उसके जो अभाव है, उसका महत्वपूर्ण रोल होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम वही कहानियों में भी ज्ञापित करते हुए दिखाई देते हैं। कहानीकार ने गद्य की हर विधा में लिखा, साथ ही दूरदर्शन में धारावाहिकों के प्रति भी लेखन किया। मतलब एक विधा में उन्होंने अपना कार्य नहीं किया, जितनी भी गद्य की विधाएं थी उसमें अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने आधार को, अपने तर्क को, अपने रूपों को उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जो उस समय में उन्होंने झेले थे, महसूस किए थे, अनुभव किए थे और अपने अनुभवों के द्वारा आपके समक्ष ज्ञान का रूप रखने का प्रयास किया है। कई पत्र पत्रिकाओं में संपादक का कार्य भी हुआ। सन 1950 में नई कहानी की शुरुआत हुई। इस युग में भावबोध को अभिव्यक्त करने वाली कहानी कही गई। कहने का तात्पर्य है, जहां पर हम देखते हैं कि प्रेमचंद युग में आदर्शवाद का बोलबाला था, उसके बाद यथार्थ की परिपाटी पर उन्होंने अपनी कहानियों का जो है आधार रखा। उसी के आधार पर कहानियों में निरंतर परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि कमलेश्वर ने किस तरह से भाव के आधार पर कहानी का रूप स्वरूप रखा, क्योंकि हमारे जीवन में भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर भावों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रूप नहीं होता, तो शायद हम किसी के प्रति कोई संवेदना, कोई हमदर्दी, कोई सहृदयता का भाव ही नहीं प्रकट कर पाते। इसलिए कहानीकारों ने अपनी कहानियों में संवेदना का पुट रखा है। तो हमने देखा कि किस तरह इस युग में भावबोध को अभिव्यक्त करने वाली कहानियां कही गई, जिसमें कमलेश्वर का नाम भी आता है। बेटा, इसमें नार शब्द लिख गया है, नाम आता है। इनकी कहानियों में पाखंड, सामाजिक यथार्थ से भरी स्थिति परिस्थितियों का विसंगति के साथ चित्रण किया है या रूप दिखाया है। कहने का तात्पर्य है कि उस समय में किस तरह की विसंगतियां, किस तरह की विषमताएं उत्पन्न हो रही थी समाज में, और समाज में किस तरह से लोग इनसे जूझ रहे थे, उनका चित्रण उन्होंने करने का प्रयास किया है। कहानी का मूल भाव, हम देखते हैं कि कहानी की जैसे मूल संवेदना होती है, वैसे ही मूल भाव का भी रूप प्रस्तुत करने का यहाँ पर तर्क सहित मर्म रखने का प्रयास किया है। दिल्ली में एक मौत सन 1963 में लिखी गई कहानी है, जिसमें व्यक्ति की समस्याओं और विसंगतियों को परिवेश अनुसार व्यक्त करने का प्रयास किया है।
कहानी की शुरुआत में सेठ दीवान चंद की मृत्यु का संवाद दिखाया गया है। कहने का तात्पर्य इस पूरी कहानी में समस्या और विसंगतियों से भरी वेदना का रूप स्पष्ट किया है कि किस तरह से व्यक्ति अपने स्वार्थ में लिप्त होकर किसी भी तरह के संबंधों को, किसी भी तरह के शिष्टाचार को वह महत्व रखता हुआ दिखाई नहीं देता। कहानी की शुरुआत में सेठ दीवान चंद की मृत्यु का संवाद दिखाया। कहने का तात्पर्य कि जैसे ही कहानी का आरंभ होता है, उसमें जो पात्र है, मुख्य पात्र है, सेठ दीवान चंद की मृत्यु का वहां पर दृश्य दिखाया गया है, जिसमें संबंधों में आई रिक्तता का अभाव दिखाया है कि किस तरह से हमारे समाज में जो संबंधों के प्रति हमारी महत्ता होती थी, या संबंधों के प्रति हमारी एक निष्ठता होती थी, या संबंधों के प्रति हमारा जो झुकाव होता था, प्रेम होता था, वह अब धीरे धीरे लुप्त होता चला जा रहा है, क्योंकि उसमें स्वार्थ का रूप बहुत ही गहरे रूप में परिवेश कर चुका है। या हम कह सकते हैं कि इन संबंधों के आधार पर किस तरह से हीनता का जो भाव निरंतर बढ़ता चला जा रहा है आधुनिक समाज में, उसका यहाँ पर रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इन पलों में भी अपना व्यक्तिगत का हित का ध्यान रखता है। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति स्वार्थ में इतना ज्यादा अंधा हो गया है कि वह जहां स्वार्थ होता है, जहां अपना काम होता है, वहीं पर वह भाव दिखाने का प्रयास करता है, अन्यथा वह भावहीन रूप से बातें करता हुआ दिखाई देता है। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लेती है। कहने का तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि किस तरह से संबंधों की हीनता का जो रूप स्वरूप दिखाया है, उससे किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, उसका रूप स्वरूप लेखक ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कहानी प्रतिपाद्य के मुख्य तत्व हम देखते हैं कि कहानी में अनेक प्रकार के तत्वों का समावेश किया जाता है। इससे पहले की स्लाइड में मैंने आपको पर्दा कहानी में अनेक प्रकार के तत्वों के आधार पर समीक्षा का रूप स्वरूप प्रकट किया था। अब कहानी में हम किस तरह से देखते हैं कि प्रश्नों का कैसे आवागमन होता है, किस तरह से प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं। कहीं पर मूल संवेदना पूछ ली जाती है, कहीं पर सार पूछ लिया जाता है, कहीं पर प्रतिपाद्य पूछ लिया जाता है, कहीं पर तत्व के आधार पर समीक्षा भी पूछ ली जाती है। तो हमें ये देखना है कि मैं सारे आधारों को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए चल रही हूँ, और आप उसके अंतर्गत इस कहानी का आधार प्रस्तुत कर लेना। मुख्य बिंदु इसमें बताए गए हैं कि कौन कौन से मुख्य बिंदु के आधार पर लेखक ने अपनी अभिव्यक्ति का रूप स्वरूप रखा है। कस्बाई जीवन और महानगर के वातावरण में आई समस्या का करुण चित्रण किया है। कहने का तात्पर्य है कि किस तरह से गांवों या शहरों की जो जिंदगी है, उसमें उसके वातावरण में आई निरंतर परिवर्तन या बदलाव का जो रूप है, उसका यहाँ पर वेदना पूर्वक चित्रण करने का प्रयास किया है कि किस तरह से हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उसमें केवल भाग दौड़ ही हमारे जीवन का जो रूप रह गया है। हम सुबह उठते हैं और निरंतर शाम तक हम दौड़ते ही रहते हैं। हमारी जिंदगी का कोई, हमें लगता है कई बार, कोई अर्थ नहीं है। केवल सुबह उठते हैं, जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं। हम संबंधों के प्रति भी उतने नर्मस्तक नहीं रह गए हैं, क्योंकि उसमें भी निरंतर हमें खटास आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पैसों का अभाव, बहुत बड़ा अभाव होता है, धन का अभाव। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के घर में अगर आर्थिक रूप से तंगी है, तो वह सारे संबंधों से कटता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि संबंधों में हम देखते हैं कि आज के स्तर पर काफी मतलब ये चलन हो गया है कि आप कहीं भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जा सकते, या किसी को उपहार दिए बिना अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं करते। तो हर चीज में पैसे का जो रूप स्वरूप यहाँ पर दिखाई देता है। और वास्तविक जीवन में भी हम देखते हैं, व्यवहारिक जीवन में भी हम अपने संबंधों के अंतर्गत आसपास देखते हैं कि अगर हम किसी को कोई उपहार देते हैं तो ही हमसे वो खुश होता हुआ दिखाई देता है, अदरवाइज वो हमसे किनारा करता हुआ भी दिखाई देता है। तो संबंधों में भी हम देखते हैं कि एक आधार पर परिवर्तन नहीं आया है, इसमें अनेक आधार पर हम परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। असंवेदनशीलता की वेदना का रूप प्रकट किया है। कहने का तात्पर्य है कि संवेदनों के अभाव में किस तरह से व्यक्ति जीवन जीता हुआ दिखाई देता है, उसका यहाँ पर रूप स्वरूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि लेखक कितनी मतलब वेदना से गुजर रहा है कि संबंधों के प्रति जो उसका आदर भाव या सत्कार रूप था, उसमें किस तरह से विसंगतियां उत्पन्न होती चली जा रही है। तो उन विसंगतियों में वह किस तरह से अपना करुण जीवन यापन कर रहा है, अपने संबंधों को संभालने के लिए वह निरंतर प्रयास करता हुआ भी दिखाई देता
है, क्योंकि संबंध ही जीवन में उपलब्धि का आधार भी मतलब देते हुए दिखाई देते हैं। अगर हमारी खुशी में कोई हमारे साथ नहीं है, तो हम अकेले मतलब महसूस करते हैं, और संबंधों की यही प्रगाढ़ता है कि हमारे खुशी में, हमारे गम में, दोनों रूपों में हमारा साथ दिखाई देता है। तो हमें लगता है, क्योंकि जब से हम पैदा होते हैं, हम संबंधों के आस-पास ही अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं। अगर वो संबंध हमसे विच्छेद होते हुए दिखाई देते हैं, तो मन में अनेक प्रकार की कड़वाहट, छटपटाहट, या हम कहें झल्लाहट हमें देखने को मिलती है, जिससे कि वह हमारे जो अस्तित्व है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो लेखक ने इस तरह की असंवेदनशीलता को कहानी के अंतर्गत अनेक रूपों में प्रकट करने का प्रयास किया है। स्वार्थ, अर्थहीनता और अकेलेपन की व्यथा का चित्रण। मैंने अभी इसी के बारे में ज़िक्र किया कि इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि किस तरह से लोग सिर्फ़ अपने काम के प्रति ही सजग दिखाई देते हैं। अन्यथा संबंधों के लिए उनके पास टाइम का बहुत बड़ा मतलब अभाव दिखाई देता है। और उससे भी हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने गाँव से शहर की ओर अग्रसर होता है, पलायन करता हुआ दिखाई देता है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से वह अपने कार्य में व्यस्त है, और जब उसे समय मिलता है, तो उसके आसपास कोई नहीं होता, और वह अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कहाँ करे, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कहाँ करे, क्योंकि हम पूरे दिन में केवल औपचारिक दृष्टि से बात करते हुए नहीं दिखाई देते, हम अनौपचारिक दृष्टि से भी बात करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें हमारा अहम मतलब भाव दिखाई देता है कि हम किस तरह से, किससे, अपने प्रियजन से, अपने निकटतम संबंधों से, हमारे मित्रों से किस तरह से हम बात करते हुए अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। अगर ये अभिव्यक्ति ना हो पाए, तो किस तरह से व्यक्ति टूटता चला जाता है, उसमें अर्थहीनता का भाव आता चला जाता है, शिथिल होता हुआ दिखाई देता है, कार्य में किसी भी तरह का उसका रुझान वहाँ पर नहीं दिखाई देता, अगर संबंध नहीं हो तो। और हम देखते हैं दिन प्रतिदिन आधुनिक समाज में अकेलेपन की जो व्यथा निरंतर बढ़ती चली जा रही है, उससे हर कोई मतलब व्याप्त दिखाई देता है। हम देखते हैं कि कहानियों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से, या फ़िल्मों में हम देखते हैं कि किस तरह से अकेलेपन या फ्रस्ट्रेशन के अभाव में व्यक्ति अपने आप को समाप्त करने की ओर भी अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वह अपने भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है, वह प्रकट नहीं कर पाता, जिसके कारण वह अनेक समस्याओं से, अनेक बीमारियों से, अनेक अभिशापों से ग्रस्त होता हुआ दिखाई देता है। तो यही कहानी का जो रूप स्वरूप कमलेश्वर ने भी अपनी कहानी दिल्ली में एक मौत में प्रयोग किया है। परंपरा और वैयक्तिक भाव ने व्यक्ति को खोखला कर दिया है, कि हम देखते हैं कि हर कोई अपने जीवन को, जहाँ संयुक्त परिवार का आवागमन था, धीरे-धीरे हम देखते हैं एकल परिवार होते चले जा रहे हैं, और एकल परिवार में भी व्यक्ति वैयक्तिक रूप से अपना जीवन यापन करना चाहता है। उसमें किसी भी तरह का कोई वो हस्तक्षेप मतलब महसूस नहीं करना चाहता। अगर कोई उसे रोकता है, टोकता है, तो वह मतलब अविचार के द्वारा अपने विरोध, अपने आक्रोश को प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। परंपरा के आधार पर भी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के जो संबंधों में खोखलापन आता चला जा रहा है। हम केवल कृत्रिमता के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कृत्रिमता से हमारा तात्पर्य है बनावटी रूप से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम घर में कुछ और होते हैं, बाहर हम और रूप का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से वैयक्तिक भाव में भी अनेक प्रकार के अभाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यक्ति समय अनुसार, समस्या अनुसार बातों को महत्व नहीं करता। कहने का तात्पर्य है कि आज का व्यक्ति जो है, वह समय अनुसार अपनी बातों का रूप स्वरूप नहीं रखता हुआ दिखाई देता है, ना ही समस्या को उतना ज़्यादा गंभीर समझने का प्रयास करता है। पर जब ये इसके समस्या के गंभीर परिणाम होते हुए दिखाई देते हैं, तो वह उससे रूबरू होने का प्रयास करता है, जब तक बहुत ज़्यादा मतलब समय में अभाव होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। अगर आप सही समय पे सही निर्णय लेते हैं, तो वे सही विकास की ओर अग्रसर होते हैं। अगर आप निर्णय लेने में असमर्थता का भाव दिखाई देता है, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे ऊपर जो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के जो अभाव है, अनेक प्रकार के जो अलगाव है, वह हमारे ऊपर हावी दिखाई देते हैं। संवेदन शून्य
और कृत्रिमता का भाव प्रस्तुत किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम देख रहे हैं कि इस भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में हम संवेदनाओं के प्रति हम सजग नहीं दिखाई दे रहे। हमारे अंदर असंवेदना का भाव वहाँ पर ज्ञापित होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि कहानी के अंतर्गत बताया गया है कि किस तरह से दिल्ली में एक मौत हो जाती है और जो आस-पास का वातावरण है, उस मौत में शामिल होने का मतलब अकारण ढूँढता हुआ दिखाई देता है कि किसी तरह से हम इस मौत में शामिल ना हो सके, क्योंकि सबके जीवन में सभी तरह की आवागमन की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हैं। तो हम देखते हैं कि सब लोग अपने ही कार्य में व्यस्त दिखाई देते हैं और उस व्यस्तता में भी अनेक प्रकार के जो हम देखते हैं विघ्न भी आते हुए दिखाई देते हैं। तो कहानी में मैं अंत में इसका थोड़ा-सा भाव रखने का प्रयास करूँगी कि मूल रूप से कहानी में किस तरह से संवेदन शून्यता या कृत्मकता का भाव प्रस्तुत किया है। स्वकेंद्रीयता के महत्व को दर्शाया है कि व्यक्ति केवल स्वयं पर ही अपना केंद्र रखना चाहता है। वह किसी के प्रति और अपने भाव, अपने विचार उस तरह से आकृष्ट करता हुआ नहीं दिखाई देता। वह केवल अपने अहम को ही वहाँ पर केंद्र में रखता हुआ दिखाई देता है कि उसके अपने ही काम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, अन्य काम उसके लिए उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि वह धन से नहीं जुड़े हैं, वह जीविका से नहीं जुड़े हुए हैं। वह उसमें कितना समय वहाँ पर लगा सकता है। बहुत सारी फ़िल्में भी इसके आधार पर बनी हैं, जब व्यक्ति केवल अपने प्रति सजग होता हुआ दिखाई देता है, परिवार के प्रति या समाज के प्रति उसका कोई भी कर्तव्य वहाँ पर नहीं दिखाई देता। तो ऐसे भाव में अभाव का होना जायज़ है। विघटित और विखंडित जीवन मूल्यों की विसंगतियों को भी दिखाने का स्वरूप रखा है। कहने का तात्पर्य है कि किस तरह से जीवन में जो मानवीय मूल्य हैं, उनमें अलग-अलग तरह से परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम जानते हैं, मानते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे कई मूल्य हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, पर आज उनमें सभी रूपों में वो हमें देखने को मिल रहे हैं कि हमें संबंधों में किस तरह से जो घटाव की स्थिति है, वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। संबंध विच्छेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता का जो पूर्ण रूप से हम लोगों ने आत्मसात कर लिया है, अपनी सभ्यता की, अपनी संस्कृति के, अपने रीति-रिवाजों के, अपने त्योहारों के, अपने लोकगीतों के बारे में हमारा उतना कोई महत्व नहीं दिखाई देता। अपनी भाषा के प्रति हमारा कोई सजगता नहीं दिखाई देती। तो देखते हैं कि किस तरह से जीवन मूल्यों में भी परिवर्तन दिन निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। कहानी का सार, कहने का तात्पर्य यह है, दिल्ली में एक मौत में कहानी की शुरुआत दिल्ली के सर्द मौसम के वर्णन के द्वारा होती है। कहानी का जो पात्र है वह अपने घर से बाहर के सर्द मौसम को आसपास के वातावरण के अनुसार देख रहा है। सुबह के 9 बजे हैं, दिल्ली कोहरे और धुंध से घिरी हुई है। इसके कारण जो सड़कें हैं, पेड़ है, अन्य रूप है, वह अधिकतर भीगा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि हम देखते हैं इस आज मतलब ये सर्दी का ही मौसम जो बहुत ही मतलब भयानक रूप में भी हम दिखाई देते हैं। सर्दी जनवरी का मौसम जो होता है, बहुत ही सर्द मौसम होता है और ऐसे में किसी की मौत की खबर आ जाए तो मन वहाँ पर ना जाने की जो अकारण या कारण ढूँढता हुआ दिखाई देता है, उसका रूप स्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कि किस तरह से कोहरे में सड़कों और उसके जो पटरी है उस पर चलती हुई भीड़ में जो इंसान है वह भटकता हुआ दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि व्यक्ति इतनी ठंड में बाहर निकलने के लिए केवल अपनी जीविकापार्जन के लिए ही जाता है, अन्यथा वह अपने घर में ही जीवन यापन करना चाहता है। कि यहाँ पर बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन सेठ दीवानचंद की मृत्यु इरवन अस्पताल में हो गई है, जिनका शव कोठी पर ले जाया गया है। कल सुबह 9 बजे उसकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुइया शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी। पात्र को इस तरह से मतलब प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है कि वह यह अर्थी उन्हीं की होगी, जो मतलब लेखक है वह संबोधित होते हुए दिखाई देता है। पूरे मतलब कहानी में मैं से संबोधित होते हुए दिखाई देता है कि अगर इस तरह का जो वातावरण है खुद के साथ अगर मतलब व्यक्त हो जाए तो वह किस तरह की मार्मिक वेदनाओं का रूप रखता हुआ दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो सेठ दीवानचंद की मृत्यु हो गई है और जो आसपास के लोग हैं वह किस तरह से अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं।
दरवाजे खोलने पर वह देखता है कि सामने अतुल भवानी खड़ा है, जो कि अ, कपड़े इस्त्री करने के लिए आया है। पात्र मैं के मन में यह डर है कि कहीं वह उसे शव यात्रा में जाने को ना कह दे, अतः वह उसे जल्दी से स्त्री वाले कपड़े देकर निश्चित हो जाता है। मैंने जब अखबार पढ़ी तो उसमें उस क्षण लगता है कि कोई आकर उसे शव यात्रा में जाने की बात ना कह दे, क्योंकि वह सर्दी के मौसम में उस शव यात्रा में शामिल नहीं होना चाहता। ऐसे ही अन्य पात्रों का भी रूप स्वरूप दिखाने का प्रयास किया है कि वह किस तरह से शव यात्रा में जाने से बचते हुए दिखाई देते हैं। इस शव यात्रा में हम देखते हैं कि जब सेठ दीवान चंद ने अपने बेटे की शादी की थी तो उसमें हजारों लोगों की आवाजाही दिखाई देती है, पर शव यात्रा में केवल 7 लोग ही वहां पर दिखाई देते हैं, और उनमें भी वह यह भाव उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है कि किस तरह से जल्दी से ये कार्य, ये जो कार्य ही समझा जाता है, ये कार्य समाप्त हो तो वह अपने अपने घर की ओर अग्रसर हो और अपने अपने कामों को वहां पर देखकर करें। तो इस तरह से हमने ये दिखाया है कि शव को शमशान भूमि के अंदर ले जाया गया है। शव यात्रा में शामिल भीड़ फाटक के बाहर ही खड़ी रहती है। शव भीतर जा चुका है। मातम पुरसी के लिए जो लोग आए हैं, तब वह बाहर की ओर लौटने लग रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। तो हम ऐसे में देखते हैं कि किस तरह से ये कार्य खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने लोग अपने अपने घर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और वहीं पर हम देखते हैं एक संवाद ऐसा भी दिखाया गया है कि जिसमें दाह संस्कार में कुछ लोग वहां पर उपस्थित है और वह केवल अपनी जो कार्यों के बारे में वहां पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे वक्त भी वह उस जो दिवंगत आत्मा है उसके प्रति अपने भावों को वहां व्यक्त नहीं कर रहे, केवल अपने कार्य से संबंधित ही भावों को वहां पर दिखाया जा रहा है। तो लेखक ने इस तरह की करुण व्यथा को दिखाने का प्रयास किया है। पूरी कहानी जब आप पढ़ेंगे तो इसमें वो मूल बिंदु यहाँ पर मैंने दिखाने का प्रयास किया है, और आप इसका प्रतिपादय इसी रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं।